नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त चिंताबाद होंगे। आज हम लोग जीके जीएस के 12वें प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते-नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, हमारी इस क्लास में लल्लन टॉप सीरीज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि हमारे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, प्रतिदिन सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हमारी इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत हम आज के मोटिवेशन कोड के साथ करते हैं। आज का मोटिवेशन कोड है, ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते हैं, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त लें। ऐसा वक्त लाओ जो तुम्हें ताना मारने में अपना वक्त देते थे, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त लें। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन कोड के साथ हम अपनी क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न दिया हुआ कर रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन होता है किस अनुच्छेद के या किस धारा के तहत? आर्टिकल 361 के अनुसार, या धारा 386 के अनुसार, या धारा 390 के अनुसार, या धारा 368 के अनुसार। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा टी। भारतीय संविधान में संशोधन जो है धारा 368 के अंतर्गत किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वपरिवर्तित करता है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया है 1969, या 69वां संविधान संशोधन, या 73वां संविधान संशोधन, या 70वां संविधान संशोधन, या 74वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 69वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था। 1990 में हुआ था, जो कि हमारा दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश राजधानी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। किस 69वां संविधान संशोधन को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। और यहाँ पर दिए हुए हमारा ये दिया हुआ कर 73वां संविधान संशोधन। ये हमारा 73वां संविधान संशोधन हमारा पंचायती राज से, किससे? पंचायती राज से 73वां संविधान संशोधन है। ये हमारा कब हुआ था? ये हमारा 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। और 74वां संविधान संशोधन ये हमारा नगर पालिका से संबंधित, किससे? नगर पालिका से संबंधित है। ये भी हमारा 1992 ईस्वी में ही हुआ था। बट ये 1993 ईस्वी में ये लागू किए गए थे। इसलिए जब पंचायती राज जो हमारा ये पंचायती राज का संबंध जो हमारा किससे है? 73वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज से है। ये हमारा 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू किया गया था। एक्ट था 1992 का, लागू 1993 में किया गया था। इसलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज के दिवस में भी मनाते हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ कर रहा है कि रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है या कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कह रहा कर्नाटक, या तमिलनाडु, या गुजरात, या राजस्थान। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, राजस्थान में जो है रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है कर्नाटक। कर्नाटक में हमारा कौन सा परमाणु संयंत्र है? कर्नाटक में हमारा कैगा। कौन सा परमाणु संयंत्र? कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। तमिलनाडु में हमारे कौन कौन से हैं? तमिलनाडु में हमारा कुडनकुलम, कल्पक्कम, ये हमारे कहाँ है? ये हमारे तमिलनाडु में स्थित हैं। इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र ये हमारा राजस्थान में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ है, या अधिकतम जूट का उत्पादन
किस राज्य में किया जाता है? तो उसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया हुआ है असम या बिहार या उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, पश्चिम बंगाल में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और यदि पूछ लेता है कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो ये इसका राइट आंसर भी हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल में ही चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में ही होता है। और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हमारा उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। इसमें विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा की सीटें भी सर्वाधिक हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। और कभी कभी पूछ लेता है कि बिहार राज्य के बारे में पूछ लेता है, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? ये हमारा बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। और सबसे गरीब राज्य भी हम बिहार को ही मानते हैं, सबसे गरीब राज्य भी बिहार को माना जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ रॉबर्ट पियरी या एमंडसन या तस्मान या जॉन केवाट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, रॉबर्ट पियरी ने जो थी उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। किसकी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी जी ने की थी। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि उत्तरी में आखिरी में री है और रॉबर्ट पियरी में आखिरी में भी री है। तो उत्तरी पियरी उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी जी ने की थी। और एमंडसन ने ये हमारी किसकी खोज की थी? ये हमारी दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? दक्षिणी ध्रुव की खोज ये हमारे एमंडसन ने की थी। किसने की थी? एमंडसन ने की थी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिया हुआ है, कर रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? यानी बढ़ती मात्रा को दर्शाता है, यानी सबसे कम, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर सर्वाधिक। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ है ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। सबसे कम ओजोन, ओजोन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन हमारी लगभग वायुमंडल में 78% पाई जाती है और ऑक्सीजन हमारे 20.9% ऑक्सीजन पाई जाती है। कहीं कहीं लिखा मिलेगा 21%। 21% कितने परसेंट? तो 21% भी हमारा सही हो जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद में ऑक्सीजन और उसके बाद में नाइट्रोजन। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है क्षोभ मंडल या समताप मंडल या आयन मंडल या ओजोन मंडल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल जो होती है हमारी सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ये जो हमारी सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं इनसे हमारे जो है हमारे शरीर में त्वचा कैंसर हो जाता है, जिसे हम स्किन कैंसर भी कहते हैं। स्किन कैंसर भी हो जाता है। किससे हो जाता है? पराबैंगनी किरणों से हो जाता है। ये हमारी किरण जो इन पराबैंगनी किरणों से हमारी ओजोन परत या ओजोन मंडल जो है हमारी रक्षा करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल में कोहरा, कोहरा, आंधी, तूफान, आंधी, तूफान, तूफान, ये सारी घटनाएं, तुषार, ये सारी घटनाएं हमारी कहाँ होती हैं? ये हमारी सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल में क्या होता है? समताप मंडल में होता है
समताप मंडल में जो हमारे वायुयान उड़ते हैं, कहाँ वायुयान जो होते हैं ये हमारे समताप मंडल में उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं? वायुमंडल हमारे वायुयान जो हमारे समताप मंडल में उड़ते हैं, यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं होता है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न, आयन मंडल में जो होते हैं हमारे उपग्रह सैटेलाइट रखे जाते हैं, कहाँ पे रखे जाते हैं? ये हमारे आयन मंडल में रखे जाते हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कह रहा है कि रिंग ऑफ फायर अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? ऑप्शन ए में दिया हिंद महासागर, या प्रशांत महासागर, या अटलांटिक महासागर, या आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति है। कहाँ है? प्रशांत महासागर। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर स्थित है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन ए में दिया डेन्यूब, या टाइबर, या सीन, या सतलज। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। फ्रांस जो है, फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस, ये हमारी सीन नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? ये हमारी सीन नदी के किनारे स्थित है। डेन्यूब नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो ये हमारा ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना, क्या वियना, ये हमारी डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। हमारा टाइबर नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ये हमारा इटली की राजधानी रोम, इटली की राजधानी रोम, ये हमारी कहाँ है? ये हमारे रोम जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर हमारा FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी इटली रोम में है। कहाँ है? FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली रोम में है। सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ये हमारा हरियाणा शहर जो है, हरियाणा शहर, ये हमारा किस नदी के किनारे? ये हमारा सतलज नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर? हरियाणा शहर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सीन नदी के किनारे फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती अंतर्गत सर्वाधिक होती है? सोयाबीन की खेती सर्वाधिक किस राज्य में होती है? उत्तर प्रदेश में, या बिहार में, या महाराष्ट्र में, या मध्य प्रदेश में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। मध्य प्रदेश में जो है सोयाबीन की सर्वाधिक खेती की जाती है। किसकी? सोयाबीन की सर्वाधिक खेती मध्य प्रदेश में की जाती है। और यदि पूछ लेता है विश्व में किस देश में सर्वाधिक की जाती है? विश्व में सर्वाधिक किस देश में सोयाबीन की खेती की जाती है? सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा USA। कहाँ हो जाती है? USA। और जो हमारा सोयाबीन में होता है, ये प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। प्रोटीन की मात्रा जो है सोयाबीन में सर्वाधिक पाई जाती है। प्रोटीन जो सोयाबीन के बाद में जो हमारी दालें होती हैं, दालों में उसके बाद में प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों प्रोटीन जो है हमारा सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोयाबीन। उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है। किसका? गन्ने का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन, और दूध का उत्पादन, ये सब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। बढ़ते हैं दोस्तों अब महाराष्ट्र में जो हमारा कपास का उत्पादन हमारा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। और महाराष्ट्र में जो होता है, महाराष्ट्र जो है उत्तर प्रदेश के बाद में जो है दूसरे स्थान पर किसका स्थान है? महाराष्ट्र का स्थान है जनसंख्या के मामले में। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर इसके आगे हम लल्लन टॉप सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो हमारे विगत एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर, मेरी क्लास को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखते हैं लल्लन टॉप सीरीज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, देखते हैं कौन कौन से हैं। बढ़ते हैं अपनी लल्लन टॉप सीरीज की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दिया हुआ हमारा कर रहा है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1996 में एथेंस में आधुनिक ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया था? एथेंस में किया गया था। कहाँ किया गया था? एथेंस में किया गया था।
फिर यहाँ पर दिया हुआ है करा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति वर्ष 1994 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों जो है ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1894 ईस्वी में। 1894 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वो हमारे पियरे डी कुबर्तनेन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पियरे डी कुबर्तनेन के द्वारा 1884 ईस्वी में की गई थी। कहाँ की गई थी? फ्रांस में की गई थी। कहाँ की गई थी? फ्रांस में की गई थी। और पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे कौन थे? डिमित्रियास विकालेस। कौन थे? डिमित्रियास विकेलास जो है ये हमारे ओलंपिक समिति के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष थे। और इनका कार्यकाल कब तक रहा था? 1894 से 1896 तक इनका कार्यकाल रहा था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया करा है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? तो हमारा ये 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1942 ईस्वी में। यहाँ पर दिया हुआ आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मोहन सिंह के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के द्वारा प्रस्तुत किया गया था या सुझाया गया था। और उसके बाद में हमारा दिया हुआ अगला प्रश्न दिया गया है जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद की कमान सौंपी थी। किसके हाथ में सौंपी थी? सुभाष चंद्र बोस जी के हाथ में सौंपी थी। किसके हाथ में? सुभाष चंद्र बोस जी के हाथ में रास बिहारी बोस ने 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की कमान सौंपी थी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया करा कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर में। कहाँ किया गया था? लाहौर में। उसके बाद में दिया गया है कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। कहाँ किया था? दांडी गुजरात से। कहाँ किया था? दांडी गुजरात से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न हमारे देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा कर जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट कब आया? हमारा 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आया था। कब आया था? 1919 ईस्वी में। और इसका यहाँ पर दिया कर किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से भी जाना जाता है? तो रॉलेट एक्ट को जो है ना अपील, ना दलील और बिना वकील के नाम से भी जाना जाता था। किसको? रॉलेट एक्ट को। किसको? रॉलेट एक्ट जो हमारा 1919 में आया था। और उस समय वायसराय कौन था? वायसराय हमारे लॉर्ड चेम्सफोर्ड जी थे। अगला प्रश्न ये करें रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया। पढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनको अपने नोटबुक में या डायरी में नोट करके रखें जो कि हमारे विभिन्न एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्नों के। अगले प्रश्न हम देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हमारा कर शेर ए पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शेर ए पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लाला लाजपत राय जी को जो है शेर ए पंजाब कहा जाता था। किसको? लाला लाजपत राय को। जो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वेलेंटाइन सिरोल नेचन ने। किसने? वेलेंटाइन सिरोल नेचन ने जो है बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। किसका जनक? अशांति का जनक। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बाल गंगाधर तिलक को 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई थी।
यहाँ पर फिर आगे देखते हैं प्रश्नों को। आगे हमारे प्रश्न दिया गया कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के किस अधिवेशन के में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता की गई? यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा बेलगांव कर्नाटक में, कहा बेलगांव कर्नाटक में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। फिर यहाँ पर दिया गया वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आखिरी प्रश्न देखते हैं क्या है। आखिरी प्रश्न हमारा दिया गया है कि वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद में अध्यक्ष चुना गया था। लल्लन टॉप सीरीज के फटाफट एक बार फिर से हम प्रश्नों को रिवीजन कर लेते हैं। देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया हुआ हमारा करक आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब किया गया था? उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1896 एथेंस में किया गया था। उसके बाद में दिया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति वर्ष 1994 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पियरे डी कुवर्तने के द्वारा 1884 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना फ्रांस में की गई थी। अगला प्रश्न हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डिमित्रियास वेकालास जो 1894 से 1896 के ईस्वी के बीच में इन्होंने अध्यक्षता की थी। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्नों की। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कर है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो दोस्तों मोहन सिंह जी ने जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन का विचार सर्वप्रथम सुझाया था। अगला प्रश्न दिया गया है जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी? दोस्तों 1843 ईस्वी में रास बिहारी बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की कमान जो है सुभाष चंद्र बोस जी के हाथ में सौंप दी थी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्नों की। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है कह रहा है कि कांग्रेस की किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दे दिया गया था। यहाँ पर दिया महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात दांडी से महात्मा गांधी ने 1830 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। ये जो हमारा ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये हमारे एग्जाम में लगभग 20 से 30 बार एग्जाम में पूछा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहाँ शुरू किया गया था। ये इसलिए बहुत ही ट्रिपल स्टार के योग्य बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया गया जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों उस समय रॉलेट एक्ट 1919 के समय वायसराय हमारा कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। यहाँ पर दिया किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? तो हमारा उसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर दिया रॉलेट एक्ट के विरोध में किसे देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया था। रॉलेट एक्ट को हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं। काला कानून के नाम से भी रॉलेट एक्ट को जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ पर दिया गया है शेर ए पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लाला लाजपत राय जी जो है शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? ये हमारा वेलेंटाइन सिरोल नेचल ने जो है बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। यहाँ पर दिया 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक को जो है 1908 में जो है 6 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई थी। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कह कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 में अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा एक बार मात्र अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा बेलगांव कर्नाटक में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बार अध्यक्षता की गई थी। यहाँ पर दिया वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न हमारा कौन सा है? कह रहा है कि वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कांग्रेस पद पर चुना गया, कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुना गया। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है और आप सभी लोग के लिए होमवर्क के लिए एक प्रश्न है कि पहली महिला जो है कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों आप सभी को ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि आप सभी को हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जल्द से जल्द हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करवाएं। आज के लिए इतना ही, कल सुबह फिर मिलेंगे 9 बजे। जय हिंद।